नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराता जा रहा है और अब जिस वक्त मैं आपके साथ डिबेट पर हूं, पूरी दुनिया में 25 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में अब तक आ चुके हैं, 25 लाख, और मरने वालों का आंकड़ा 1,71,000 पार कर गया है। और लगातार इस वायरस की तबाही अमेरिका, यूरोप, भारत, रूस जैसे देशों में फैलती जा रही है। ईरान और मिडिल ईस्ट में भी लगातार ये वायरस स्प्रेड कर रहा है। उत्तर प्रदेश और देश के हालात भी चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मामले बढ़े और ये संख्या बढ़कर तकरीबन 1294 यानी 1300 के आसपास उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले मिले हैं। और अब तक 20 लोगों की मृत्यु उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और देश भर में ये आंकड़ा 600 पार कर चुका है। 603 मौतें रिपोर्ट अब तक ऑफिशियली हो चुकी हैं और देश भर में ये आंकड़ा 19,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये आंकड़ा बताने के पीछे मकसद ये है कि देश में हालात, दुनिया में हालात, प्रदेश में हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का मिलना ये संकेत देता है कि जब हम और दुनिया की तकरीबन 4 अरब आबादी लॉकडाउन यानी संपूर्ण लॉकडाउन के दौर में है, उसके बावजूद भी ये वायरस लगातार क्यों फैल रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, दुनिया के हर मुल्क में बढ़ रही है। हम संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भारत में भी मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे भारत में टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, टेस्ट की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, मरीज भी सामने आते जा रहे हैं। यानी मरीज सोसाइटी के भीतर हैं, अगर हम उन्हें टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। लॉकडाउन का एक एक दिन ही नहीं, एक एक घंटा ही नहीं, बल्कि एक एक सेकंड बेशकीमती है, क्योंकि हम अपना सब कुछ लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। हमारा एक एक सेकंड हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे जीवन, हमारे देश, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो वक्त है कि जब सरकारों को अपने सभी संसाधन इस बात के लिए झोंक देने चाहिए कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और डिटेक्ट करना शुरू करें कि कोरोना के संक्रमित मरीज कौन से हो सकते हैं, कौन से पोटेंशियल ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनमें कि ये वायरस पॉजिटिव हो सकता है, किन में ऐसे लक्षण प्रतीत हो सकते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से चिन्हित किया जाना चाहिए। आज एक चिंता वाली खबर यह है कि जो रैपिड टेस्ट प्रणाली भारत ने अपनाई थी उस ICMR ने रोक दिया है। कारण राजस्थान से एक आई रिपोर्ट ने सरकार को भी चौंकाया, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी चौंकाया कि इस टेस्ट किट में कुछ खामी है। तमाम उन लोगों के रिजल्ट निगेटिव आए जो बाद में दूसरे जो PCR टेस्ट होता है उसमें वो पॉजिटिव पाए गए। इस टेस्ट में कुछ खामी है, लिहाजा अभी इस टेस्ट को भारत में 2 दिनों के लिए ICMR ने रोकने को कहा है। अब जितने भी टेस्ट होंगे वो PCR प्रणाली से ही होंगे। चाइना से जो किट आ रही है उसकी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है कि उसका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। जर्मनी से जो किट आई हैं उनकी एक्यूरेसी की संभावना ज़्यादा प्रबल है। हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। वायरस जिस तरह से फैल रहा है वो एक विशेष चिंता हमें इस विषय पे भी करनी चाहिए कि अभी तक ये रिपोर्ट थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन इस वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन ताज़ा स्टडी भारत की और दूसरे मुल्कों की ये बता रही है कि ये सरफेस टू ह्यूमन ज़्यादा फैल रहा है। विशेष तौर पर कार्यालयों में, विशेष तौर पर अस्पतालों के भीतर जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो भी हमारी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ चल रही हैं, वहाँ एयर कंडीशनिंग के माध्यम से या सरफेस में या हमारे घरों के भीतर या बड़ी किसी बिल्डिंग्स के भीतर, क्योंकि वहाँ पर ये वायरस 3 दिन तक जिंदा रहता है और सरफेस से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने में इसे बड़ी आसानी है। लिहाजा हमें बहुत एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बढ़े हुए मामले मिल रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं। क्योंकि एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को, मेरठ में ऐसा केस आया था जिसने एक व्यक्ति ने 32 लोगों तक पहुंचाया। यानी हमारे यहाँ जो स्प्रेडर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो हमारे समक्ष मुसीबत का आकार बहुत बड़ा होगा। ये तो हुआ कोरोना वायरस और इसके खतरे का मामला। अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, आर्थिक पक्ष। पूरी दुनिया जब संपूर्ण लॉकडाउन में है और मांग बेहद गिर गई है, तो कल रात में अमेरिका की तेल मार्केट, जो तकरीबन आधी दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है, वो पूरी मार्केट क्रैश कर गई और वहाँ पर माइनस में ख़रीदारी शुरू हुई है। यानी आप तेल खरीदने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां आपको तेल भी देंगी, साथ में मुआवजा भी देंगी। यानी आप हालात समझ सकते हैं कि $0 के बाद अब -$35 पर सौदा इस वक्त अमेरिकन तेल मार्केट में चल रहा है, जो आधी दुनिया को ऑयल प्रोड्यूस करके सप्लाई करता है। ओपेक कंट्रीज जहां से भारत लेता है वहां भी आज $18 से नीचे रेट्स आ गए हैं, यानी संकट अब इधर भी आ रहा है।
ऑयल मार्केट का क्रैश होने का मतलब है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहा है, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी में अब गोल्ड यानी सोना कम, ऑयल ज़्यादा चलता है। तो अगर अमेरिका की मार्केट टूटी है तो निश्चित तौर पर ओपेक कंट्रीज़ की मार्केट में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। पूरी दुनिया में तकरीबन 80% मांग ऑयल की बंद हो गई है। तो ऐसे में तमाम अर्थव्यवस्थाओं को बहुत गहरा आघात भी पहुंचने जा रहा है। भारत की क्या तैयारी है? हमें इस लॉकडाउन की अवधि में क्या करना चाहिए? हमारे पास क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं? उन रिसोर्सेज को सरकार कैसे मोबिलाइज करे? क्योंकि भारत सिर्फ कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, भारत भूख की लड़ाई लड़ रहा है, भारत बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, भारत संसाधनों की लड़ाई लड़ रहा है। हम एक विकासशील देश हैं और हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों जैसी नहीं है। हम बहुत लंबे समय लॉकडाउन में सस्टेन कर पाएंगे ये भी कहना मुश्किल है। मुसीबतों का पहाड़ है हमारे समक्ष, हमें उससे चुनौतियों से लड़ना है। और ये भारत क्या दुनिया के सामने आई सबसे विकराल चुनौती है। इस चुनौती का जो सामना करके बच जाएगा वही बहादुर कहलाएगा। आज की डिबेट में मैंने बहुत ही प्रतिष्ठित मेहमानों को आमंत्रित किया है, जिनके जरिए हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी समझेंगे, नेशनल पर्सपेक्टिव भी समझेंगे, राज्य में हमारे क्या समस्याएं हैं और गाँव में क्या दिक्कतें हैं, शहरों में क्या चल रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं। हम इन सब विषयों पर खुलकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं मेरे साथ, डॉक्टर आशुतोष दुबे जी बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं, सिद्धार्थ कलन जी बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और बहुत ही जाने माने आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं, और थोड़ी देर में आकाश जिंदल जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। आप भी बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, और वीरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद। आलोक जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश में ये आंकड़ा 19,000 के आसपास पहुँच गया है। दुनिया का आंकड़ा आपको पता ही है। हमारे समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लॉकडाउन में हैं और हमें इस समय का सदुपयोग करना है। क्या सरकार ये भरोसा दे सकती है कि लॉकडाउन की इस अवधि में आप बहुत आक्रामक तरीके से टेस्ट की प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, डिटेक्ट करेंगे, लोगों को आइसोलेट करेंगे और उन्हें ट्रीट करेंगे? निश्चित बात है कि पूरे विश्व में ब्रिजेश जी एक बहुत बड़ी आफत आई हुई है। आपको मैं आश्वस्त करूंगा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें पूरे दुनिया में 10 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। ये महामारी उसी तरीके की है जिससे आज विश्व जूझ रहा है। लॉकडाउन समय पे भारत में हो गया। हम बहुत भाग्यशाली हैं। जिन देशों ने देर से लॉकडाउन किया उनकी हालत आप देख रहे हैं कि वहां पे हजारों की संख्या में मौतें हो चुकी हैं, और हजारों का मतलब है कि दसियों हजार, मैं 1,000 की बात भी नहीं कर रहा। भारत सरकार अपने जितने भी संसाधन हैं भारत की जनता के सहयोग से उन सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रही है। बराबर हर स्तर पे, चाहे कोविड-19 ऐप को डाउनलोड करने का काम कहा गया हो, जिससे कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से पहले उनको अलर्ट मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो रैपिड टेस्ट की किट्स मंगाई गई हैं उनको भी भारत सरकार ने रोका है। शायद उसमें 2-3 दिन बाद ICMR उसमें उसको अनुमति देगा, क्योंकि जो अभी पद्धतियां चल रही थी उन्हीं पद्धतियों पे भारत सरकार टेस्ट कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा है कि उसमें फॉल्ट है और तमाम वो लोगों के रिजल्ट निगेटिव आए जो एक्चुअली बाद में PCR टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए। जरूर राजस्थान सरकार ने अगर कहा होगा तो किन तथ्यों पे आधार पर कहा होगा, कुछ उनके पास उसके रिजल्ट होंगे। भारत सरकार के जो साइंटिस्ट है ICMR के, वो उसका परीक्षण करेंगे और समाधान करके अगर वो किट नहीं चाहिए होंगी तो दूसरी किटें दी जाएंगी, क्योंकि किटें कई देशों से मंगाई गई है। आपको बताया था मैंने 37 लाख किटों की सप्लाई शुरू हो चुकी है और 33 लाख किट्स के और ऑर्डर किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, वही बेटर है। एक प्लाज्मा टेक्निक के माध्यम से नई पद्धति निकली है भारत में, कुछ सफलता हमें मिली है, लेकिन अब ये प्रयोग स्तर पे है और निरंतर देश के वैज्ञानिक साथ में विश्व के वैज्ञानिक। बट उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ आप देख रहे हैं कि आज भी तकरीबन 140 के आसपास नए केसेस मिले, और जानते हैं ये जो केसेस आ रहे हैं ये Tier 2, Tier 3 जिलों से है। ये ज्यादा चिंता प्रकट करते हैं। देखिए, हम इतने खराब स्थिति में नहीं पहुंचते अगर ये तबलीगी जमात का मामला नहीं होता। आप जानते हैं, हालांकि मैं चर्चा में नहीं जाना चाह रहा था, 1184 केसेस हैं यूपी, उसमें 814 तबलीगी जमात। मैं नहीं चाहता कि हम लोग रिलीजियस मरीज को मरीज माना जाए। मैं तबलीगी को रिलीजन नहीं मानता। रिलीजन अलग है, ये एक संस्था अलग है। इसकी वजह से आज तमिलनाडु में 84% मरीज है,
दिल्ली में 63% मरीज हैं, तेलंगाना में 79% मरीज हैं, असम में 91% मरीज हैं और अंडमान में 83% मरीज है। पूरे देश में फैलाने में इस जमात का तबलीग कर रहा है। ये संस्थान है, ये कोई कास्ट नहीं है या कोई धर्म नहीं है, इसको मैं कह रहा हूं, जिसकी वजह से देश की हालत बिगड़ी है। आज भी 284 ऐसे जो है जमाती नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखे हैं। उनको लोगों ने छुपा के रखा हुआ है। जब तक ये जिनको आपने क्वारंटाइन कर रखा है, उनका आप अग्रेसिवली टेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि क्वारंटाइन में रखना कोई विकल्प नहीं है। अब तो आज कई ऐसे केसेस आए हैं, आपने भी पढ़ा होगा, कि सुरेंद्र जी कोई लक्षण ही नहीं थे, किसी प्रकार के लक्षण, न तो खांसी, न बुखार, न जुकाम, न किसी प्रकार के सिम्टम, और जब उनकी जांच की गई डॉक्टर आशुतोष तो वो सब पॉजिटिव पाए गए। तो आपने अब एग्रेसिव टेस्टिंग में जाना ही है, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम क्वारंटाइन करके आप उन्हें कुछ दिन के लिए रोक लेंगे, बट वो तो आगे चल के स्प्रेड करेंगे ना। आलोक जी नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप बढ़िया से सही कह रहे हैं, लेकिन जो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। पहले पॉजिटिव केस की टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद जो उनके संपर्क में जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन पहले किया जा रहा है, उसके बाद उनका भी टेस्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि डॉक्टर दुबे यहाँ पर इसका उपयुक्त रूप से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं, उसी फैसिलिटी से आते हैं जी। लेकिन सरकार ने जो अपनी योजनाएं बनाई है वो अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए बनाई है। हमारे 14 से 15 लाख हो गई है। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मेरे दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है कि क्या हम लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं? जब सब कुछ हम बंद करके बैठे हैं, हमें जिस प्रकार से आक्रामक तरीके से टेस्ट, डिटेक्शन, आइसोलेशन, इसमें जाना चाहिए, हो गई है, क्या हम लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कर पा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? ओके, ऑल राइट, मैं आपसे फ़ोन कनेक्ट करके वापस आने की कोशिश करूंगा और आपको जोड़ूंगा भी। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, कल मैंने देखा कि अमेरिका की तेल मार्केट टूट गई, विश्व भर के व्यापार और बाजार में ज़बरदस्त मंदी आई हुई है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब आप इसे देखते हैं तो क्या पाते हैं और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? भारत की स्थिति अमेरिका जितनी भयावह तो नहीं है, लेकिन अमेरिका से कोई बहुत बेहतर भी नहीं है। भारत में 1946 अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेवल 1946 के स्तर पे पहुंच चुका है, जो ऑलमोस्ट अगर आज के आधार पर देखें तो करीब करीब नेग्लिजिबल है। और हिंदुस्तान में भी हम 6-7% का प्रोडक्शन के लेवल पे आ चुके हैं। तो यानी इतनी बड़ी इकॉनमी जो भारत की है, अगर इमर्जिंग कंट्रीज़ में देखें हम, तो उस हिसाब से हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और अभी कहा नहीं जा सकता है कि जब 3 तारीख के बाद अगर खुलता है तो 3 तारीख के बाद बाज़ार में मांग कितनी होगी और कितना समय जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने इन्वेंट्रीज़ को क्लियर करने में लगाएंगी, उसके बाद कब एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करेंगी। तो स्थिति ये ऑयल मार्केट को क्रैश होने के पीछे के क्या कारण आप मानते हैं? और ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल मार्केट क्रैश होने के क्या मतलब है? देखिए, डोमेस्टिक इंडिविजुअल कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑलमोस्ट शून्य के करीब पहुंच चुका है। और अमेरिका जैसे मुल्कों में तो और अमेरिका बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद भारी मात्रा में अमेरिका सऊदी अरब से भी तेल लेता है। और वो करार जो तेल के हैं अमेरिका के सऊदी अरब से, वो चूँकि लॉन्ग टर्म के करार हैं, तो वो तेल आ रहा है जिसकी खपत नहीं है। ऐसे में जो यूएस क्रूड है, वो क्रूड उसका कोई ख़रीदार नहीं है। और हालत ये हो गई है, जैसा मुझे आपका कल एक बड़ा शानदार ट्वीट याद आता है कि अब स्थिति ये हो गई है कि टैंकर का टैंकर पेट्रोल भरा के ले जाइए और रास्ते का खर्च लेके जाइए। जो आपने कल ट्वीट किया था वो बड़ा चर्चित ट्वीट रहा है और अपने आप में वो पूरी अमेरिका की ऑयल इकोनॉमी की पूरी कहानी खोल के रख दे रहा है। तो ये कंजम्पशन का इस कदर गिर जाना और तेल निकलने का जो निकालने का जो प्रोसेस है, वो कोई नल की टोटी नहीं है कि उसको आपने बंद कर दिया कि साहब अब वो एक प्रोसेस है, विड्रॉ करने का मैकेनिज्म लंबा समय लेता है। तो वंस अगर ये मशीनरी बंद हुई, तेल के कुएं बंद हुए, तो वो स्टेटा भी नीचे चला जाएगा और काफी नुकसान भी हो सकता है। जी, काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये स्थिति अमेरिका में जो आई है और भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के सामने आई है। खुद हिंदुस्तान में अगर आप देखें, राज्यों को वैट मिलता है पेट्रोलियम पदार्थों पे, एक बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है
कंजम्पशन में, और शायद यही एक कारण रहा है मुझे चिंता तो और ज्यादा जीएसटी की रेवेन्यू है का कि लॉस हम हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर नॉर्मली 1 सकता लाख है। करोड़ के आसपास इकट्ठा करते हैं। लास्ट मंथ हम इसलिए अचीव कर पाए क्योंकि हमने बंद ही 23 तारीख को किया, तो हमारे पास जो नुकसान था वो 7 दिनों का था। लेकिन ये पीरियड हमारे लिए बहुत खतरनाक है जो अब आने जा रहा है। जी। इसमें जीएसटी संग्रहण तो मुझे लगता है कि बहुत निचले स्तर पर होगा। बिल्कुल। और हम कैसे सरवाइव करेंगे, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है महामारी से लड़। जी। और सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लॉकडाउन की अवधि का हम बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है, जान के बराबर कीमती है एक एक सेकंड। क्या इसका सही सदुपयोग हो पा रहा है? और जिस तरह की खबरें दुनिया भर से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के डेटा भी बढ़ रहे हैं, देश का डेटा भी बढ़ रहा है, दुनिया का डेटा भी बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें जो बहुत विचलित करती हैं। ब्रजेश भाई देखिए, फिर अब यहाँ आलोक अवस्थी जी बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ भाई बैठे हुए हैं। मैं दो एक चीजें बड़ी, इसको राजनीतिक विरोध ना समझा जाए, इसको एक वास्तविक स्थिति का जो आकलन है वो समझा जाए। हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप याद करेंगे तो उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है जिससे कि आप समय बाई कर सकते हैं और उस समय का आप सदुपयोग करेंगे टेस्टिंग के, ट्रेसिंग के लिए, और लंबे समय की अर्थव्यवस्था की मंदी आ रही है उसको बनाने के लिए। एक दिन में सारे संसाधन नहीं झोंकने हैं हमको, ये 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, या हो सकता है 1 साल या 3 महीने, जो भी हो, ये सिद्धार्थ भाई बेहतर बता पाएंगे। तो हम आपको बताएं, इसके लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग करना है। दुर्भाग्य से जो स्थितियां हैं, जिस वक्त हमें टेस्टिंग किट का प्रिक्योरमेंट करना चाहिए था, जिस वक्त हमें पीपीई किट्स का प्रिक्योरमेंट करना चाहिए था, वो हम कतिपय कारणों से नहीं कर पाए। उसके डिटेल में जाएंगे तो राजनीतिक बात हो जाएगी, वो हम करना नहीं चाहते। आलोक जी, तो हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि चाहे टेस्ट एंड टेस्टिंग और ट्रेसिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स टेस्टिंग और ट्रेसिंग के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो टेस्टिंग और ट्रेसिंग के इक्विपमेंट हमारे पास एडिक्वेट संख्या में नहीं है। मैं आपको अकबरपुर का मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देता हूं, अगर आप कहेंगे तो डॉक्टर का नाम भी ले दूंगा, लेना उचित नहीं है। जब उन्होंने 30 जनवरी को कोविड का पहला मरीज सुना तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि साहब ऐसा करिए कि ये एक बीमारी आने वाली है। तो अकबरपुर मेडिकल कॉलेज ने 1000 पीपीई किट पहले से मंगा ली और अकबरपुर मेडिकल कॉलेज इस मामले में ठीक रहा। और बाकी जगहों पर, बाकी पूरे देश में हम इस तरीके की प्रक्रिया को नहीं अपना पाए। और अब जो हम डिस्परेट बाइंग कर रहे हैं, चाहे चाइना से करें चाहे कहीं और से करें, जो रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं उनमें बड़ी संख्या में फॉल्ट आ रही है, जिसकी वजह से हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के मरीज कितने हैं, क्लासिफाइड कितने हैं, माइल्ड कितने हैं, या तेज कितने हैं, या नहीं है, किस तरीके से हैं। तो ये तो हो गई आपकी टेस्टिंग के मामले में। हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी और एक कंफर्म जो पेंडेमिक के लिए जो टेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, अनजाने वायरस को टेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, याद रखिएगा ब्रजेश भाई, अनजाने वायरस को टेस्टिंग का प्रोसेस, वो अगर हम सही तरीके से कर पाए तो निश्चित तौर पर जानिए ईस्ट यूरोप के कंट्रीज की तरीके से, कोरिया की तरीके से और जर्मन की तरीके से हम इस पर काबू पा लेंगे। और अगर हम इस तरीके के कंफर्म टेस्ट किट्स की नहीं बात कर पाए तो निश्चित तौर पर वेस्ट यूरोप की तरीके से और अमेरिका की तरीके से दिक्कतें हमारे बढ़ने की संभावना बैठती है। ये तो हुई टेस्ट की बात, मेडिकल की। हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या करना चाहिए? दूसरी बात आर्थिक जी, मैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आपने एक दिन बड़ी ही शानदार बहस कराई थी जिसमें दीपक सिंघल आए थे। वो जो पेंडेमिक एक्ट 2005 है, अगर उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर केंद्र की सरकार जिले को, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था, बॉटम टू अप, यानी जिले को आप प्राथमिकता बनाइए और दिल्ली तक इसको ऊपर करिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो रहा है आज की डेट में। भाषण भी दिल्ली से और राशन भी दिल्ली से। अब आज की डेट में भाषण दिल्ली से आए
क्या नाम लॉकडाउन के लिए प्रोसेस दिल्ली से आए, लेकिन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का तरीका और राशन देने का तरीका जिले की तरफ से आए। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो है, जब हम अपने आर्थिक संसाधनों को हमें बांटना पड़ेगा 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जब हम इन आर्थिक संसाधनों को अपने छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी और अपने बिजनेसमैन के साथ में, गरीबों के साथ में बराबर करके समान रूप से बांटेंगे, तो निश्चित तौर पर जानिए ये बीमारी क्या, किसी भी बीमारी से हम सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर आशुतोष दुबे जी, आज जो कुछ फ्रेश स्टडीज आई हैं वो थोड़ा सा चिंता करती हैं। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं केवल सिंपली ये पूछना चाहता हूं। आज की जो स्टडी बता रही है कि जो स्प्रेड करने वाले या सुपर स्प्रेडर्स हैं, जो 1 से लेकर 32 या 1 से लेकर 50 या 100 के ऊपर तक एक मरीज की वजह से वो संक्रमण फैला। अब रिपोर्ट्स आई है कि ये सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा है, ह्यूमन टू ह्यूमन तो हो ही रहा है, अब ये सरफेस टू ह्यूमन ज़्यादा है। इसके बारे में क्या तथ्य हैं, पहली चीज़। दूसरा, तमाम दर्शक क्वेरी कर रहे हैं कि साहब ये एयर कंडीशनड को लेके तमाम बातें हैं कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड होने के कारण संक्रमण फैलने की आशंका अधिक है। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कोरोना वायरस होता है, अगर एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, अगर वो मुंह पर कपड़ा, मास्क, दुपट्टा या कोई बचाव का तरीका नहीं इस्तेमाल करता तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल्स निकलते हैं जो उसके सराउंडिंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर ये उस पर जो है तकरीबन जो है 24 घंटे से लेकर के 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। माय गॉड। उस चीज़ को अगर कोई व्यक्ति, सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं संक्रमित हूँ, मैं यहाँ पे बात करके जाता हूँ, अगर इसे सरफेस को विसंक्रमित नहीं किया जाता है तो इसकी टेबल को, यहाँ पे गिलास को जो कोई व्यक्ति छुएगा, और एक अमूमन आदत होती है आदमी अपने हाथ को अपने नाक के पास, अपने मुंह के पास, अपनी आँख के पास लगाता है, तो ये हमारी इस म्यूकोजा से हमारे शरीर में चला जाता है। तो निश्चित रूप से अगर मैं यहाँ से गया तो यहाँ पर जो व्यक्ति है, अभी स्टूडियो तो खाली है, क्या करना चाहिए कि हमें तो सतह जहाँ बैठे इसके लिए जो करते रहना सतह जो होती है साफ होती रहती है। इसके लिए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं आप ही के चैनल पे हम लोग देखते हैं कि पूरा एरिया का एरिया जो है वो स्प्रे किया जाता है और सैनिटाइज किया जाता है। तो ये इसका एक सबसे तरीका है। और दूसरा सबसे सरल तरीका है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए। मास्क लगाने से हमारी ड्रॉपलेट्स नहीं निकलेंगी और दूसरा व्यक्ति अगर है वो अगर उस कोई संक्रमित बस को छूता है, अगर छूता है तो मास्क के ऊपर छुएगा, उसमें संक्रमण की संभावना कम से कम हो जाती है। साधारण मास्क जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हम कितनी बारी कर सकते हैं? देखिए, कोई भी मास्क हम यूज़ करें, पीपी जैसे हम लोग करते हैं, जो ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं, ये जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे तक प्रभावी होते हैं। और N95 मास्क भी इसी हद तक होता है। N95 मास्क जो होता है केवल चिकित्सकों के लिए है, या जो मरीज़ गंभीर मरीज हैं, जो पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं। हमारा तौलिया, हमारा गमछा, हमारा रुमाल इक्वली इफ़ेक्टिव है, हम उसका इस्तेमाल करें और 6 से 8 घंटे के बाद उसको धुलकर सुखा लें। ये जो सेंट्रल एयर कंडीशनड को लेकर एक नई बहस दुनिया भर में छिड़ गई है कि अगर आप एयर कंडीशनड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं और ह्यूमिडिटी का जो तरीका है, तो इससे वायरस के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको नुकसान हो सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम में आता है, उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल्स जो होते हैं वो एयर कंडीशंस के द्वारा पूरे उस सेंट्रल एरिया जो है, हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनड एरिया, वहाँ सर्कुलेट हो जाता है। तो उसमें जो व्यक्ति लो इम्यूनिटी के होंगे उनमें संक्रमण होने के चांसेस अत्यधिक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशंस है उसको इस मौसम में चलाने के लिए हम लोग रोकते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए भी कठिनाई की बात है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अधिकतर मैंने देखा है कि सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम आप लोगों के यहाँ है। निश्चित रूप से ये भयावहता है इस बीमारी की, और इसके लिए अगर होता है तो एक प्रोसीजर होता है, एक हेपा फिल्टर होता है जो वायरस को रोक देता है। उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स में ये होते हैं, और जो हमारे यहाँ संक्रमण के जहाँ रोकने के प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए करते हैं। एक सवाल आपसे और है, ये सवाल है कि आज जिस तरह की रिपोर्ट्स पिछले 2-3 दिन से आ रही होंगी, आपने एक सिम्टम देखा, एक लक्षण देखे होंगे कि जिनमें कोई लक्षण नहीं है, मतलब न उन्हें बुखार है, न उन्हें खांसी है, न उन्हें जुकाम है, न उन्हें बदन दर्द है, न किसी प्रकार की उन्हें कोई कठिनाई है। मैं मुंबई के 50 पत्रकार, चेन्नई के 25 जर्नलिस्ट,
दिल्ली के 100 ऐसे केसेस कल से 2-3 दिन में आपने देखे होंगे कि इनमें कोई सिम्टम नहीं है, बट इनको जब इनकी जांच हुई तो ये सब पॉजिटिव निकले। ये किस प्रकार के लक्षण और ये किस प्रकार के मरीज हैं, इनमें कैसे वो वायरस सर्वाइव कर रहा है? देखिए, हम ये कहते हैं कि जैसे कोरोना वायरस है, ये डेली का डेली म्यूटेट हो रहा है। इसका जो है अपने आप में एडाप्टेबिलिटी आती जा रही है, परिवर्तन करता जा रहा है। और जैसे कि हम जो इस स्मार्ट वियर में काम कर रहे हैं, उनमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लो डोजेज में उनमें संक्रमण हो और उससे उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही हो, और उस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से उनके अंदर लक्षण नहीं प्रदर्शित हो चुके हैं और वो पॉजिटिव आ गए हैं। दूसरा ये भी होता है कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, इसमें 81% एक अध्ययन जो है हमारा, 80 से 81% व्यक्ति जो होते हैं बहुत लो ग्रेड के सिम्टम साइंस आते हैं और उनमें जो है उनको पता भी नहीं चलता है। जैसे जुखाम कुछ लोगों को होता है, हल्का सा नाक में ठीक हो जाता है, फिर ठीक हो जाता है, इसी तरह से फिर बुखार हुआ, खत्म हो गया जी, तो ये मान लेते हैं कि उन्हें नहीं है जी, ये भी हो सकता है, बट एक्चुअली में होता है जी। ऑलराइट, ये बहुत चिंता की बात है। एक और स्टडी कि अगर आप सिगरेट पीने वाले के संपर्क में आए तो ड्रॉपलेट्स उसकी वो 17 फीट तक जाती हैं। देखिए, सिगरेट एयरबॉर्न है या नहीं, ये अभी की स्टडी क्या है? नहीं, ये डेफिनेटली ड्रॉपलेट्स है, एयरबॉर्न दोनों होता है। और दूसरा, स्मोकिंग करने पर एक पहलू और आया है, जो स्मोकर्स होते हैं उनमें करीब 10 से लेकर 14% संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है जो स्मोकर्स होते हैं उनके फेफड़े में वो ज़्यादा निकलता है, इसकी वजह से, और वो वायरस का सरफेस बनाता है। और इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं, इसीलिए सीओपीडी के मरीज को हम लोग जो है प्रायोरिटी ग्रुप में रखा है। सीओपीडी के जो आप क्या रिकमेंड करते हो कि एयर कंडीशन का इस्तेमाल करने से बचें? बिल्कुल, निश्चित रूप से बचना चाहिए। सेंट्रल एयर कंडीशन अगर है बचें, घर के जो एयर कंडीशन हैं जो सेपरेट होते हैं उसको आप कर सकते हैं, सेंट्रल एयर कंडीशन बचना चाहिए। ऑलराइट, बीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। बीरेन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, यूपी में क्या हालात हैं, गांव से लेकर शहरों तक किस तरह की खबरें हैं और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आज यूपी में सुबह सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि 33 लोग रायबरेली में कोरोना पॉजिटिव हो गए। जो जिला अभी तक जहां एक भी केस नहीं था, वहां अचानक 33, हाहाकार मच गया, बवाल हो गया एक तरह से, और लोग घबरा गए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि इसमें 31 ऐसे लोग हैं जो जमात में शामिल रहे हैं, जमाती हैं, 2 अदर हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 1328 केस हैं इस समय, और आज 126 नए केस आए, लेकिन सबसे बड़ा सेंटर कहा जाए तो रायबरेली ही है उसमें। अब ये जो जमाती हैं, इसमें से 31 में से तो 15 सहारनपुर से आए हुए हैं, ये रायबरेली के नहीं हैं, ये सहारनपुर के हैं। लखनऊ में भी एक केस मिला है, जो अमीनाबाद में दवा जो व्यापारी हैं, उधर दवा मंडी है उसमें काम करता था, मालवीय नगर में एक नया हॉट स्पॉट इलाका उधर बनाया भी गया है। लेकिन प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिले में केस है तो आगरा में 295, 300 के करीब पहुंच रहा है मामला। आगरा में टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं बीरेन जी? आगरा में टेस्ट ज़्यादा कहाँ हो पा रहे हैं, वो तो लखनऊ भेजते हैं और यहाँ वहाँ भेजते हैं, सेंट मेडिकल कॉलेज के तमाम टेस्ट यहाँ के जीएमसी में होते हैं। आगरा में कहा जाए तो आज वहाँ के सांसद ने बात उठाई कि यहाँ जिला प्रशासन के अफसरों की लापरवाही के चलते और उनकी हठधर्मिता के चलते ये समस्या आई है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपने कृत्यों से इस महामारी को रोकने के बजाय और फैलाने में सहायक हो रहे हैं। उनका अहंकार इतना है कि वो आम लोगों से, पब्लिक से, नेताओं से मिलने में जुलने में उनको कठिनाई होती है। तो अब ये सरकार को देखना है कि जिन जिलों में इतना बेतहाशा वृद्धि हो रही है, अगर नोएडा के डीएम को मुख्यमंत्री बड़ी मीटिंग में फटकार लगाकर हटा सकते हैं, तो आगरा के डीएम के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये सरकार खुद तय करे। लेकिन ब्रजेश जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा बताऊंगा कि अमेरिका में इस समय 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। नहीं, आप कह रहे हैं आगरा के बारे में, तो हम सब उसको गंभीरता से ले रहे हैं। नहीं, सरकार को लेने की जरूरत है। नहीं, आलोक जी भी समझ गए हैं जी, आप बोलें, आप बोलें। ब्रजेश जी, अमेरिका में 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है इस समय, और पेट भरने के लिए ज्यादातर लोग जो है वो फूड बैंक पर निर्भर हैं और उसकी लाइन में घंटों खड़े रहते हैं। अमेरिका का टेक्सास शहर और तमाम सारे प्रांत जो वहाँ के हैं,
जो खाने के पैकेट हैं उनकी 40% के करीब मांग बढ़ी है और हालत यह है कि 10-10 हज़ार कारें रात से खड़ी हो जाती हैं लाइन बनाकर अपने खाने की बारी का आने के लिए इंतजार करती हैं। ये इस तरह की खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आ रही हैं। और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि आगरा की पोजीशन सबसे खराब है, सबसे ज़्यादा संख्या में आगरा के। आज एक मेरे जानने वाले ने एक वीडियो भेजा कि आगरा वुहान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ अफसरों का अहंकार और उनकी नादानी इसको शहर को तबाह करा सकती है। समय रहते सरकार को वहाँ कदम उठाना पड़ेगा। लखनऊ में एक केस मात्र बढ़ा, 179 केस था यहाँ। और इसी तरह से आज प्रदेश में 52 जिले इफेक्टेड हैं कोरोना से। ओके, कुल संख्या 52 है उत्तर प्रदेश की। देखिए, देखते देखते 40 से 52 पहुंच गए जी। वैसे दुनिया के 5 देश बुरी तरह तबाह हो चुके हैं कोरोना से। और ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी वो धूल में मिट्टी में लौट रही हैं कि कोई कोरोना का कोई इलाज मिल जाए, कोई सैंपल मिल जाए, कहीं से राहत की बात खबर आ जाए। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो आज करीब 1500 के लगभग 1400-1500 के लगभग केस बढ़ा है। यानी कि हम पिछले एक सप्ताह से कभी 1100, कभी 1200, कभी 1300, कभी 1400 इसे रोज बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक 2000, 3000, 4000 चला गया हो। तो जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है अभी भी वो हम बचा सकते हैं अगर सावधानी बरतते रहें। लेकिन अब मानने वाले माने न माने ये उनके ऊपर है। जी, कंक्लूड करें जी। ब्रजेश जी, हमारे समाज में और हम लोग उत्तर प्रदेश में जहाँ रह रहे हैं, अभी बात हो रही थी, सुरेंद्र राजपूत जी भी कह रहे थे कि भाई तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। जब बढ़ जाए तो मोदी सरकार की कोई गलती नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। और जब घट जाए तब इंतजार करो कब घटेगा। यहाँ सरकारों के लिए जनता को राहत देने अगर वो देते, गाड़ियां कम चल रही, खपत कम है, तेल के दाम घटाने चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा, बस एक ब्रेक लेके आप और आलोक जी सारी बातें हैं। लेकिन ठीक है, कोरोना महामारी चल रही है इस देश में। वो लोग इस बात को याद रखें जो कभी फूल गोभी, टमाटर और पेट्रोल की पिपिया लेकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए बैठ जाते थे सरकारों के खिलाफ कि तेल के दाम घटाओ। अब उनकी सरकार है, वो भी तेल के दाम घटाएं। चलिए 4 लाइन कहूंगा कि भूख से टूट गए कुछ लोग इस महामारी में और रोजगार छिन गया कितनों का इस बेकारी में, और मजबूरी का बोझ होते निकले कुछ पैदल ही। सरकार कहे हम कोरोना से लड़ने के हैं पूरी तैयारी में। ऑलराइट बीरेन जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं बहनों भाइयों, क्योंकि दुनिया में हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, कई मोर्चे खुल गए हैं दुनिया के सामने। सिर्फ कोरोना से ही नहीं लड़ना है, दुनिया अपने अस्तित्व, अपने वजूद से लड़ रही है। और हर देश बेरोजगारी, मंदी, अर्थव्यवस्था के ध्वस्तीकरण से भी उनको लड़ना एक बड़ी चुनौती है। कई मोर्चे एक साथ दुनिया भर के लिए खुल गए हैं। अब से 1.5 महीने के पहले की दुनिया देखिए और अभी की देखिए तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कुछ हो गया है। लोग अपने जीवन काल में ये देख लिए हैं कि तेल फ्री मिल रहा है और मुआवजे के साथ मिलने वाला है। ये सब हमने देखा है और पता नहीं अभी आगे और क्या क्या देखना बाकी है। लिहाजा हमें सबके ऊपर खतरा बहुत अधिक है। हमें सबको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो दूसरे मुल्क इस वक्त जिस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। दुनिया भर की वो अवधारणा और कंसेप्ट बुरी तरह से नाकाम हुआ कि एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया। ग्लोबल विलेज हम जरूर बन गए, लेकिन कोरोना वायरस की इस महामारी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि ये इस लड़ाई में कोई एक दूसरे की मदद या एक दूसरे का साथ देने की बजाय हर किसी को ये लड़ाई स्वयं से लड़नी पड़ रही है। जितने भी वैश्विक संगठन हैं वो सब बुरी तरह से नाकाम हैं, चाहे वो WHO हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो G20 हो या G8 हो। तमाम ऐसे देश जिन्होंने ग्रुप्स बनाए
आज उनको अकेले अकेले लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, एक दूसरे की मदद में कोई नहीं पहुंच रहा है। ऐसे हालात में हमारे समक्ष दो तरह की समस्याएं हैं। विकासशील देश और पुअर कंट्रीज ये कोरोना वायरस से दो तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। भूख, बेरोजगारी, परेशानी, आर्थिक महामंदी और इसी के बीच कोरोना वायरस से संसाधनों की लड़ाई। ये विकासशील देश और पुअर कंट्रीज़ की हालत है। विकसित देशों के साथ कुछ फ़ायदे भी हैं और उन्हें नुकसान भी है। विकसित देशों के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कोरोना वायरस का मुकाबला बेहतर तरीके से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास असीमित संसाधन है, पैसे की कोई कमी नहीं है और उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकासशील देश और पुअर कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत बेहतर है, इसलिए वो अच्छे से लड़ पा रहे हैं। WHO जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो स्वास्थ्य मामलों की दुनिया भर में कड़ी निगरानी करे, वो बुरी तरह से फेल हुआ। उसकी जिसने उसकी एडवाइस मानी वो बहुत नाकाम हुआ, उसे बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। यूरोपियन कंट्रीज़ उसका उदाहरण भी हैं। ऐसे परिस्थिति में उत्तर प्रदेश जो खुद एक आर्थिक मामलों में 5वें या 6ठे नंबर में आता हो देश में आर्थिक प्रकरण में, उसके बावजूद जब 23 करोड़ की आबादी को बैठाकर या लॉकडाउन करके हम कब तक चला पाएंगे। हमारे समक्ष चुनौतियां डेली वेजेस के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई 360 डिग्री कोई प्लान तैयार कर रही है एक्सपर्ट्स के जरिए, किसी कमेटी के जरिए, या हम भविष्य की संभावनाओं पर, या 3 मई के बाद हम क्या करेंगे, लोगों का जीवन कैसे चलेगा, इन सब कामों पर आगे से एक फ्यूचर प्लान बनाना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कुछ कर रही है? आलोक अवस्थी जी इसका जवाब देंगे। ब्रजेश जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं सवाल के जवाब में जाने से पहले कुछ चीजें जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कही थी पहले मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। और साथ में आप, चूंकि इस समय पूरा विश्व और पूरा देश एक खतरे में है, आप जैसे तमाम कर्मठ पत्रकार जो खबर दे रहे हैं, आज उन पर भी संकट आया हुआ है, बीमार पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी देखा है कि 100 से अधिक पत्रकार बीमार हुए हैं। यहाँ पर भी चिंता है। यहाँ पर भी राज्य सरकार ने आप सभी पत्रकारों के लिए फ्री जांच की व्यवस्था करी है जो मान्यता प्राप्त है। कल भी हुई थी, आज भी है, कल भी होगी। और सुरेंद्र ठाकुर जी ने एक बात कही कि ऊपर नीचे और नीचे से ऊपर जो है व्यवस्था चल रही है, सीधी सी बात यह है। और उन्होंने कहा कि उनके नेता ने कहा था कि लॉकडाउन जो है जो इसका कोई विकल्प नहीं है, ये खाली एक पॉज बटन है। मैं साहब उनसे कहना चाहता हूं कि अगर उनके नेता के पास कोई विकल्प और नया कोई उसका इजाद हो तो जरूर बताएं, लेकिन लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि ये चेन रिएक्शन है, इंसान से इंसान में ये प्रकट हो रहा है और पूरे विश्व ने इस पर अमल किया है। और हमारी सरकार ने बहुत पहले, जब 500 ही हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आए थे, हमने लॉकडाउन कर दिया था। अगर चेन रिएक्शन से ये टूट जाएगी चेन, तो जो है इस पर जो है कोरोना नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का भी कोई इलाज नहीं है। आप टेस्ट भी करेंगे तो उनको लॉकडाउन में कहीं उनको आइसोलेट करेंगे। आप उनको इलाज जो कर रहे हैं उस वो दवा आज भी कोई कारगर नहीं है, बनी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही कि आप प्रदेश में व्यवस्था नहीं हो रही, केंद्र से व्यवस्था हो रही है। मुझे आश्चर्य होता है सुरेंद्र जी, मैं मानता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छे कर्मठ जो है और बड़े वैज्ञानिक दृष्टि से प्रवक्ता हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, जो कि उनको मालूम है उनको सीट से हटना नहीं है। जिस दिन आप इसे अध्यक्ष हो जाएंगे पार्टी के, उस दिन जरूर अपने क्या कह रहे हैं उसका असर आप लेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब आप देख रहे भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके पूर्वाश्रम में उनके पिता की मृत्यु, दुखद मृत्यु हो गई, वो बेचारे अपना सब काम कर रहे थे और करते रहे, उन्होंने कहीं पे काम नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि मैंने देखा कि वो अपने पिता के जो पूर्वाश्रम के पिता थे उनकी अंत्येष्टि में भी नहीं गए। अपनी माँ को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि जो है मैं नहीं आ पाऊंगा लॉकडाउन की वजह से, और आप भी बहुत कम लोगों को बुलाइएगा और मैं लॉकडाउन के पश्चात आऊंगा। और वो निरंतर अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बराबर कैसे राशन पहुंचे, कैसे भोजन पहुंचे, सवाल किया था उत्तर प्रदेश को लेकर, पैसे पहुंचे, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए और लोगों को बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सरकार के। देखिए ब्रजेश जी, फ्यूचर प्लान यही है कि पहले ये चेन तोड़ना है। इसके पीछे जो भी संसाधन लग रहे हैं प्रदेश सरकार लगा रही है, और उसमें कहीं पे भी वो पीछे नहीं हट रही है। चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के कर्मचारी हो, चाहे हमारे सफाई के कर्मचारी हो, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। और हमारी जनता भी स्वयं लॉकडाउन करके अपने को घर में रख करके इस वायरस को
चेन रिएक्शन तोड़ने में लगी हुई है। अभी यही सबसे बड़ा प्रयास है। जान बचेगी तो जहान भी बचेगा। जहान फिर से खड़ा करेंगे। हमने अंग्रेजों के जाने के बाद भी देश को खड़ा किया, इमरजेंसी लगने के बाद देश में, उसके बाद भी देश को खड़ा किया। आगे भी इस कोरोना वायरस में जब हम बचेंगे तो जरूर इस देश को खड़ेंगे। एक देश की क्या आपको नहीं लगता कि हमें फ्यूचर स्ट्रेटजी पर तत्काल काम करना चाहिए? क्योंकि बिठा के आप कब तक करोड़ों लोगों को खिला पाओगे? आपका भी एक सीमित संसाधन है ना। अभी तो जीएसटी वगैरह के पैसे भी इस महीने आने वाले नहीं है। आप कब तक उत्तर प्रदेश को ऐसे चलो? परेशानियां हैं तो हमें उन्हें साहसिक तरीके से सामना भी करना है। ये बात सही है कि जीएसटी नहीं आया है, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग ना करके उसको जून तक बढ़ा दिया गया है। परिस्थितियों को देखते हुए पैसा सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन जो संसाधन है वो अभी जैसे भी चला रही सरकार चला रही है। और उसमें सुरेंद्र राजपूत जी, केंद्र सरकार ने 3 महीने का पूरा राशन सारे सरकारों को दे दिया है। सारे प्रदेश सरकारों को 1,70,000 करोड़ की पूरी सहायता दे दी है। राज्य सरकार अपने आप निर्णय कर रहे हैं और उनका वो हो रहा है। हाँ, एक बात और जोड़ना चाहूंगा ब्रजेश जी, क्षमा कीजिएगा, 10 सेकंड लूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी ने पीपीई किट की बात करी थी और क्या बात करी थी उन्होंने? टेस्टिंग ट्यूब की। ये भारत एक नया वायरस था, कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था। कोई हवा में पीपीई किट नहीं बनती है, ना ही कोई इसकी टेस्ट की किट बनती है। जैसे ही हुआ सारे विश्व में ये समस्या हो गई। ऐसा भी नहीं था कि कोई सुरेंद्र राजपूत जी, तो पूरे मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना वायरस पर विकसित देशों की लड़ाई अलग है, विकासशील देशों की और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की लड़ाई बिल्कुल अलग है। यहाँ हम कई मोर्चों पे लड़ रहे हैं। आपके पास कोई सुझाव है, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है विशेषज्ञ होने के नाते, कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इन मोर्चों पर कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आप क्या कर सकते हैं? ब्रजेश भाई, फिर से वही बात आ जाती है, जब हम क्या नाम सुझाव देते हैं तो ये तू मैं पर आ जाते नहीं आएंगे। आप आश्वस्त रहें, आप अपनी बात करें। आपको पहले तो वास्तविक जी मैं नहीं, अभी ये तू मैं पे आए ना आदरणीय आलोक अवस्थी जी। खैर, मैं इनका किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता, समय अपने आप जवाब देगा। मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या पूरी दुनिया के पास कोई इस समय निश्चित प्लान के साथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि नया वायरस है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी पहले से मजबूत तैयारियां हैं, जो भी किसी भी तरीके की तैयारियां हैं, उनके साथ ही तो हम लड़ेंगे। पहली चीज तो हमें यह नहीं पता कि हमारे पास आर्थिक संसाधन कितने हैं और उन आर्थिक संसाधनों को हमें कितने दिन तक रखना है। तो आप इसको कम से कम 1 साल तक मान के चलिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बोरोइंग 0% की आरबीआई की विंडो खुलवाइए, नंबर 2। नंबर 3, आप जिले जिले में जो रेस्टोरेंट वाले हैं, खोमचे वाले हैं, जो छोटे पेट्रोल पंप के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बड़े शोरूम्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको आप कहां से खिलाएंगे? उनके पास ना बीपीएल कार्ड है, ना एपीएल कार्ड है, ना कोई कार्ड है। बिजली का बिल उनके पास नहीं है। तो कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल उनका 50% की कमी हो। जैसे आपके कैमरामैन हैं, आपके जो और छोटे कर्मचारी हैं, उनको आप भी कहां से तनख्वाह देंगे? आप मुझे बताइए, 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। तो मेरा यह मानना है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि जो ये प्लान है 2005 का एपिडेमिक एक्ट है, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपका लिटिगेशन फंड है, उस लिटिगेशन फंड से आप जैसे जो क्या नाम उद्योगपति हैं, हम जैसे जो छोटे व्यापारी हैं, इन सब के लोगों को किस तरीके से सहायता दी जा सकती है। उस सहायता के रूप में प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट नर्सेज हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स का वो नहीं चल रहा है, और तमाम जगहों के किराना के हो, चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स के दुकानदार हो, उनके नौकर हो, उन सब लोगों के लिए आपको कोई ना कोई एक व्यवस्था 1 साल के लिए बनानी पड़ेगी। ये काम सरकार का है और इस सरकार के काम में हमसे जो आप मदद चाहते हैं वो हम मदद पूरी करने के लिए तैयार हैं। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2 ये बात हो गई कि जैसे आप टेस्टिंग के बाद मरीजों से मत घबराइए। मैं जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूं, डॉक्टर साहब यहां पर बैठे हुए हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जो माइल्ड पेशेंट है, उनके यहां कोरोना आएगा, आपके शरीर में एक इम्यूनिटी डेवलप करेगा और चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घबराइए मत पेशेंट्स की बढ़ती हुई तादाद से। पेशेंट की बढ़ती हुई तादाद भी आज ईश्वर की कृपा है कि पहले 4 दिन में डबल हो रहे थे, आज 8 से 9 दिन में डबल हो रहे हैं पेशेंट। ये भारत के लिए एक अच्छी बात है। ये मैं ही नहीं, आईसीएमआर भी कह रहा है। इस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो हमारा यह मानना है कि जब हम इसको 15 दिन 20 दिन में डबलिंग की स्थिति में आएंगे,
धीरे धीरे इसी लॉकडाउन और तमाम तरीकों से और ट्रेसिंग और टेस्टिंग से। तो पहले ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए एक बड़ी संख्या में आपको निकालना पड़ेगा। हमें यह बताना पड़ेगा कि पूरे देश में एक्चुअल तादाद यह है, उनको आइसोलेट करिए, उनको लॉकडाउन करिए, बाकी लोगों को काम करने दीजिए, तभी तो व्यवस्था, दोनों चीजें चलेंगी ना। ओके, ठीक है, अच्छा सुझाव है आपका। सिद्धार्थ कलहन जी, अभी अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां कितनी बड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, और उत्तर प्रदेश जिसके संसाधन बहुत सीमित हैं, अभी तो हमको जीएसटी का हिस्सा भी नहीं मिलेगा, अभी तो परेशानियां दूसरी बड़ी हैं, खर्चे हमारे बढ़ गए, कुछ कमिटेड आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं सैलरीज वगैरह के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो आपने देने ही देने हैं। तो इन सब के बीच उत्तर प्रदेश कहाँ पे खड़ा है, और क्या यूपी की सरकार कोई फ्यूचर प्लान पे काम कर रही है कि 3 मई के बाद हम क्या करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, सामान्य तौर पे जब महामारी को लेकर कोई भी बहस हो रही होती है तो महामारी के भयावह पक्ष को लोग ज़्यादा दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा इसके उजले पक्ष की बात आपसे कर लूं। और उत्तर प्रदेश को एक एडवांटेज है, बशर्ते अगर उत्तर प्रदेश उस एडवांटेज को पूरी तरह से कैच करने में कामयाब हो जाए। भारत में कुल उद्योगों का 40% MSME और 80% नौकरियां उन्हीं MSME से आती हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा, करीब 57% हिस्सा, वो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अगर हमने अपने MSMEs को इक्विप किया, उनको कैपिटल के साथ इक्विप किया, उनको और सारे इंसेंटिव दिए, उनको रिबेट दिए, उनको प्रोत्साहन दिया, तो हम MSME के भरोसे बड़ी इंडस्ट्रीज वाले स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूती के साथ और जल्दी खड़े हो सकते हैं। एक बात। दूसरा, चीन की बात चल रही है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां चीन से, इको हो रही आवाज़, हाँ आप प्लीज गो हेड में, ठीक है। कंपनियां चीन से अपना कारोबार, बहुत सारी कंपनियां अपना काम समेट रही चाइना से। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं जानता हूं कि चाइना से अगर 300 कंपनियां निकल के अपना कारोबार समेट रही हैं तो उनमें से कितनी आ जाएंगी, लेकिन अगर हम उसका 10% हिस्सा भी अट्रैक्ट करके उत्तर प्रदेश में ला सके तो हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन को एक्सेलरेट कर देंगे। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कही कि हमारे यहाँ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो किसी भी तरह के उन कवर्स के दायरे में नहीं आता है, जहां उसके खाते में 1000 रुपये मिल जाएं या उसको 2000 रुपये 3 महीने में किसान के तौर पे मिल जाएं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास कोई किसी तरीके का ऐसा कार्ड नहीं है जिस कार्ड से उनको कोई राहत मिले। ऐसे लोगों की तरफ भी सोचना होगा और ऐसे लोगों के खाते में एक सुनिश्चित रकम डालने की व्यवस्था करनी होगी। ये होगा एक फौरी उपाय। और दीर्घकालिक उपाय MSMEs को और बाहर से आ रही इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ अट्रैक्ट करना। अब एक बात मैं आपसे और कहूँगा, अभी यहाँ सुझावों की बात चल रही है। ये जरूर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विपदा काल में एक सर्वदलीय समिति बनती है, तमाम सारे मुखालिफ विचारधाराओं के लोगों को एक साथ बैठाकर उनके राय मशवरे भी लिए जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने या रूलिंग पार्टी ने अब तक अपोजिशन में किसी से बात नहीं की? मुझे नहीं लगा। और और जब पॉज बटन की बात जब कही विपक्षी पार्टी के एक नेता ने कि लॉकडाउन पॉज बटन है, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। जब WHO वही बात कह देता है तो उसको ब्रह्मा की लकीर मान ली जाती है कि हाँ पॉज डाउन। अरे भाई यही बात तो कही गई थी कि पॉज हमको एक ब्रीदर देता है। आलोक अवस्थी जी, मैं 10 सेकंड में आपसे सर सवाल है मेरा, फिर मैं डॉक्टर दुबे की तरफ जाऊंगा। ओके, आलोक अवस्थी जी, यूपी सरकार को चाहिए कि अपोजिशन, जो लार्जेस्ट अपोजिशन या जो भी अपोजिशन में लोग हैं, आपस में बात करिए आप लोग। नहीं ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बात करी है और ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है। विधानमंडल दल के नेताओं से बात हुई थी विधानसभा के अंदर, और उनके जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है। वही केंद्र सरकार ने भी सभी दलों के, लोकसभा के नेता हैं, प्रधानमंत्री ने स्वयं बात करी है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात से सलाह मशवरा नहीं किया गया है, 5 सेकंड दे दीजिएगा, नेताओं को शामिल नहीं किया। ओके, यस सुरेंद्र जी गो अहेड, उससे मशवरा लिया गया। ऑलराइट सुरेंद्र जी गो अहेड, और आप मशवरा सुरेंद्र जी हमेशा आप स्वतंत्र हैं। ओके, ऑलराइट सुरेंद्र जी 10 सेकंड जो है सुनवाई करी जाए।
मैं दो बातें बहुत स्पष्ट कहूं, लोकसभा का और विधानसभा का सेशन आपको बुलाना पड़ेगा, बजटरी एलोकेशन बदलने पड़ेंगे, आपदा प्रबंधन में पैसा डालना पड़ेगा, तभी आपदा से आप आसानी से निपट सकते हैं। सिद्धार्थ जी बैठे हैं, बगैर आपदा प्रबंधन के खाते में पैसा डाले हुए 2005 एक्ट के में, तब से उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। संसद और विधानसभाओं के बजट को आउट करना पड़ेगा। तमाम तरीके की शिकायतें आ रही कि कोरोना के मर्ज के चलते जो बाकी मर्ज के लोग हैं परेशान हैं बेचारे, न तो उन्हें ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, न उन्हें दवाइयाँ मिल पा रही हैं, न आप सरकारी ओपीडी शुरू कर पा रहे हैं। जो और भी गंभीर मर्ज के शिकार लोग हैं उत्तर प्रदेश में, वो भयानक परेशानी में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स का ये हालत है कि डॉक्टर्स ने उसको बंद कर रखा है, कोई शुरू करने को तैयार नहीं, एक भय का वातावरण है। आखिर ये गरीब लोग जो 1 रुपये 10 रुपये के पर्चे पे आपको दिखाने आते थे, फ्री में दवाएं ले जाते थे, ये बेचारे कहाँ क्या करें? इनके पास क्या विकल्प है? कोई योजना है? देखिए, हम लोगों की चिकित्सालय की ओपीडी सस्पेंडेड रिस्ट्रिक्टेड ओपीडी चल रही। जैसे मैं अपने हॉस्पिटल की बात करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जो है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी चलती है और मैं स्वयं बैठता हूँ, और जिसमें मेडिसिन के, हमारे बाल रोग के पेशेंट, हृदय रोग के जो गंभीर बीमारियों के इनकी चलती है, और इनकी दवाइयाँ भी बराबर वितरित की जाती हैं। और हमारे यहाँ दवा काउंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर उस समय पर नहीं आ सका तो उसमें, और इसी तरह से हमारी इमरजेंसी भी सुदृढ़ की गई। इसके दिशा निर्देश हम लोगों को भी विभाग से मिले थे। लॉकडाउन के चलते लोग निकल नहीं पा रहे हैं ना जी, जो बहुत गंभीर हैं वो किसी तरह पुलिस के हाथ पांव जोड़ के आ सकते हैं। अधिकांश समस्या तो लोगों के सामने है। हमें या तो उनके मोहल्लों में वो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और या तो फिर उन्हें कोई हमें विकल्प देना पड़ेगा। हाँ, ये समस्या निश्चित रूप से है, लोगों को आने जाने में है। लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, जहाँ से सरकार का भी जो दिशा निर्देश रहा कि टेलीफोन नंबर्स हैं, उस नंबर्स पे कांटेक्ट करें। 108 को स्ट्रेंथन किया गया है। अगर कोई नहीं आ रहा तो 108 को सूचना देता है, 108 जो है उन्हें हॉस्पिटल लाती है, और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उन्हें घर तक छोड़ने जाती है। गंभीर मरीज टेली हॉस्पिटल्स में ऐसे आते हैं जिनको 108 छोड़ती है, और उनका यहाँ उपचार किया जाता है। अगर एडमिट होने के होते हैं तो एडमिट किया जाता है, अगर नहीं होते हैं तो उनको जो है हॉस्पिटल की एम्बुलेंस। दो रिकमेंडेशन श्योर है कि एक तो हम सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन या एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल, और सरफेस टू ह्यूमन ये तेजी से ट्रांसमिशन हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। इसीलिए हमको जो है बराबर जो है सैनिटाइजेशन करना चाहिए, और हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का कंटिन्यूअस इस्तेमाल, चाहे पोंछा लगावें चाहे उनका स्प्रे करें, इस तरह के करते रहें। और हर आदमी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और हर आदमी मास्क, गमछा, तौलिया, रुमाल, दुपट्टे का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ये देश दुनिया भर के लिए बेहद कठिन वक्त है। दुनिया भर में जिस तरह से इस वायरस ने तबाही मचाई है और लगातार मचाता जा रहा है, किसी को ये नहीं पता कि इस वायरस के दुष्परिणाम का पीक क्या होगा, ये कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी जो यूरोप, अमेरिका, रसिया, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है वो बहुत चौंकाने और डराने वाला है। जापान तक ने अपने यहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। निश्चित तौर पर भारत के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 19,000 मरीज अब तक पाए जा चुके हैं, 600 से ज़्यादा की मृत्यु हो गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे समक्ष चुनौतियों का पहाड़ है। आप घर में रहेंगे निश्चित बचेंगे, आप बाहर निकलेंगे निश्चित तौर पर खुद भी मुसीबत में फंसेंगे और समाज को भी मुसीबत में डालेंगे। इसलिए कृपया घरों पर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।